नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है सब आप लोग अच्छे होंगे। तो पहले हम लोग इससे पहले देख लिए हैं हम लोग अवतल के दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब सारे के बारे में देखे। फिर इधर देखे हम लोग अपवर्तन का नियम, अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में जाने। आज हम लोग जानने वाले हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो आज हम लोग अपवर्तनांक, फिर इसका गोलीय रेंज होता है, वो सब के बारे में पूरे अच्छी तरह से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? तो कोई भी दो मीडियम होता है, जैसे कि मीडियम 1 और एक मीडियम 2 हो जाता है। जैसे कि हवा में, और हो सकता है पानी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, और भी कुछ चीज हो सकता है। तो ये दोनों का में, जैसे कि हवा में उसमें फ्रीली मूव कर लेता है, लेकिन पानी में जो है उसको मूव करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसी का रेशियो यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, या फिर ग्लास कर सकते हैं, और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये सब का जो है उसी का यहाँ पर हम देखेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो दो माध्यमों में प्रकाश की चाल की अनुपातिक मान, रेशियो होता है, अनुपातिक मान को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि अपवर्तनांक n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वायु में प्रकाश की चाल बटा कोई भी एक माध्यम हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि माध्यम क्या क्या हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, यानी कि हवा भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, जल हो सकता है, शीशा हो सकता है, शीशा हो सकता है, और बोलिए हीरा हो सकता है, और भी कुछ कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है। तो ये रहा, हम लोग जाने क्या कि कोई भी माध्यम क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हो जाता है माध्यम N21, मतलब इसको N21 लिखा होगा, ये कैसे जानेंगे? ये क्या होता है ये कैसे जानेंगे? यानी कि माध्यम 2 का जो है माध्यम 1 के सापेक्ष में प्रकाश की चाल जो होता है वही, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? N21। यानी कि माध्यम 2 का जो है 1 के सापेक्ष में, इसको हम लोग लिख सकते हैं माध्यम 2 का में माध्यम 1 का सापेक्ष में प्रकाश की चाल, यानी कि N21 बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या कि V1/V2। ये हो गया माध्यम 1 के सापेक्ष में 2 का जो है अपवर्तनांक। क्लियर हो गया? दूसरा हम लोग देखते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा। तो N12, इसमें हम लोग देखे थे क्या? N12 पहले जो देखे थे N21, अभी देखेंगे हम लोग क्या? N12, है ना? N12 क्या है? माध्यम 1 का जो है माध्यम 2 के सापेक्ष में अपवर्तनांक, यानी कि N12 बराबर V2/V1 होता है। ये क्लियर हो गया? तो जल्दी से नोट कीजिए, ये समझ में आ गया तो फिर आगे हम देखते हैं। उसमें दिखाई नहीं दिया था तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी कि N12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2/V1 होता है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इसको। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कब होगा? यदि माध्यम 1 में निर्वात या फिर क्या हो सकता है वायु है, तब माध्यम 2 जो रहेगा का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष में माना जाएगा। यानी कि यहाँ हम लोग देखे थे कि अगर माध्यम 1 क्या हो गया? एयर है, और माध्यम 2 जो है कोई दूसरा मीडियम, जैसे कि ग्लास हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये सब, तो उसके सापेक्ष में माना जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर N इज इक्वल टू C/V। C जो है ये जो है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा V जो है माध्यम
माध्यम बतला दिए थे, माध्यम में प्रकाश की चाल। यही है आपका हम लोग। अब यहाँ पर c का मान जो होता है ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाता है। कितने फास्ट होता है, जिसके चलते आप लोग देखे होंगे कि बादल जैसे कड़कता है, तो बादल कड़कते हैं तो पहले हम लोग को लाइट दिखाई देता है, उसके बाद जो है उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, वो सब आता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साउंड से जो है लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा है। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है, याद रखना है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल ये कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि ग्लास में तो इससे कम हो जाता है थोड़ा, तो वो सब के बारे में आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम जानेंगे कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसमें होता है। आप लोग हीरा सुने होंगे, दुनिया का सबसे महंगा चीज है ना, उसी में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वो चमकीला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन उतना फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जिसके चलते इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि इसका अपवर्तनांक 242 होता है ना। अपवर्तनांक मान इसका कितना होता है, 242, इसीलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा या सबसे अधिक होता है। देखें, इसका तात्पर्य यह है कि हीरे में निर्वात की अपेक्षा कितना है, 1/242 का मान इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं गोलीय लेंस के बारे में। लेंस ऐसे, और ये समझिए, ये देखेंगे हम लोग गोलीय लेंस के बारे में। तो उधर हो गया। अब हम लोग चलिए गोलीय लेंस के बारे में देखेंगे। तो गोलीय लेंस क्या होता है, गोला है ना, कोई एक कांच का गोला देखिएगा, अब उसको आप लोग ही क्या कर सकते हैं, तोड़ के, लेकिन ये असंभव है, कांच को ऐसा प्लेन तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर इसको बनाया जाता है ना, स्पेशली जैसे कि आँख में हम लोग पहनते चश्मा, तो उसमें देखते हैं क्या कि आँख को पहले डॉक्टर चेक करता है, तो हम लोग का आँख में भी लेंस लगा हुआ है, तो उसको देखेंगे कि ये गोला के आकार का रहता है, तो ये कैसे इसका लेंस बनाया जाता है और कितने प्रकार का लेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंस, गोलीय लेंस, स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं या गोलीय लेंस कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है ना, होता है। कौन कौन सा, पहला अवतल लेंस, और दूसरा जो होता है उत्तल लेंस। ये 2 लेंस होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं अवतल लेंस कैसे बनाएं, है ना। अवतल लेंस बनाने के लिए हम लोग को कैसा जरूरी है, मान के चलिए ये एक गोला और एक गोला, ये पहला, दूसरा गोला है, ये पहला गोला है ना। 2 गोला ले लिए हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बनाने के लिए कैसे काटना पड़ेगा, इस गोला जो है इसको कैसे बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर पारदर्शी गोला है, ये नहीं कि अपारदर्शी गोला नहीं होना चाहिए, पारदर्शी गोला है, आर पार देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आधा भाग काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, काट दिए, अभी काटे नहीं है, ये समझिए कि हम आप लोग को समझा रहे हैं। अब यहाँ से जो है फिर से इस तरह से इसका जो सरफेस है इधर से इसको निकाल दिए, है ना, निकाल दिए। अब बचा, इसको हटा दिए हम लोग, समझिए, इसको हटा दिए। उसी तरह से इधर से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको काट दें, है ना, काटे, यानी कि इसका इस तरह से इधर का भी हटा दिए। क्लियर है। अब ये जो देखिए यहां पर बन रहा है इस तरह से,
यानी कि इसका बीच में पतला नजर आ रहा है और किनारे किनारे क्या है, मोटा है। ये है क्या, अवतल लेंस। ठीक है, इसी तरह से हम लोग उत्तल लेंस का देखते हैं। उत्तल लेंस को यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, इससे इसी तरह से एक गोला है ना। अब इस गोला में से यहाँ पर इसका केंद्र रहता है, आप लोग को पता रहता है, कोई भी गोला हम लोग बनाते हैं तो उसका केंद्र होता है। तो इसमें से क्या करेंगे कि इससे सीधा एक भाग काट देते हैं। अवतल का समझ में आ गया, इसे सीधा काटे। अब इसी के जितना ही इधर से हम लोग और एक काटेंगे, यानी कि इसमें से एक इधर काट दिए और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा सीधा, फिर इधर से फिर इधर से, यानी कि उत्तल लेंस जो है इस तरह से इसका संरचना हो जाएगा, है ना। ये क्लियर हो गया कि लेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस क्या होता है और उत्तल लेंस, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अवतल और उत्तल लेंस। तो बोले थे लेंस के बारे में देखेंगे, तो दो प्रकार का लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस और उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस में क्या देखे थे इससे पहले हम लोग कि यह बीच के अपेक्षा किनारों में क्या होता है, मोटा होता है ना। ये फैक्ट है कि अवतल लेंस जो है किनारे की अपेक्षा, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। यहाँ देखिए किनारे में मोटा है ना, बीच में पतला है। और इसे और एक नाम से जाना जाता है अपसारी लेंस, है ना। ये प्रकाश को कोई खींचकर या फिर प्रकाश जब इसमें टकराता है तो ये इधर जो प्रकाश को अपवर्तित करता है तो ये क्या करता है, प्रकाश को पूरा फैला देता है। तो इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। उत्तल लेंस का हम देखें तो यहाँ पर इसका जो होता है किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटा होता है, यानी कि बीच में मोटा बनाना है और किनारे में पतला बनाना है। ये हो गया उत्तल लेंस। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। इसका क्या काम है कि ये जो प्रकाश का किरण आता है ना, इस तरह से ये सेंटर से होकर अब यहाँ से जो भी प्रकाश का किरण टकराएगा ये क्या होता है, इस तरह से। तो इधर भी हम लोग क्या देखते हैं, फोकस होता है, सेंटर होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग में इधर हो जाता है और ये इधर जो कर्व है इसके अकॉर्डिंग में इधर ये क्या हो जाता है, फोकस हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा। इसको 2f भी बोल सकते हैं, इसको f1 f2 f1 मान सकते हैं। अगर इसको फोकस 2 मानेंगे तो इसको 2f2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग देखेंगे इसका अच्छा से। तो ये क्या करता है, जितने भी प्रकाश होता है ना उसको सबको केंद्र से ये क्या करता है, सूर्य केंद्र बोलते हैं, फोकस से होकर गुजारता है। तो इसी के चलते इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो जल्दी से ये दोनों लेंस के बारे में लिखे, आगे फिर हम देखते हैं। तो चलिए अब उत्तल लेंस का जो होता है ना, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना। उत्तल लेंस में जैसे कि हम लोग प्रकाश का जो किरण होगा तो उसमें कहाँ से गुजरेगा प्रकाश का किरण, तो कैसे जाएगा अपवर्तन के बाद में, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि परावर्तन में दर्पण में देख लिए थे, अवतल और उत्तल दर्पण दोनों का, और अभी देखेंगे हम लोग लेंस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम होता है, रे डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होता है, उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है क्या, बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। फिर इधर का मानेंगे f1 और इसको क्या मानते हैं 2f2, f1 नहीं f1 ही मानेंगे, 2f1। ठीक है, यानी कि ये सेंटर हो जाता है। इधर भी अब ये तो देखिए इस तरह से वक्र है, उसके आधार पर माने, और इधर वाला वक्र के आधार पर यहाँ पर हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2 हो जाएगा, यानी कि ये c2 हो जाएगा, ये c1, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, यानी कि इसके समांतर आने वाली जो रेखा है या प्रकाश का किरण है, वो क्या बोल रहा है, दूसरी अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। ये तो हो गया, इधर से अपवर्तित हो गया
अब अपवर्तन के पश्चात इधर से आपतित हो गया, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, तो इस तरह से गुजरेगा। क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो है मुख्य फोकस से गुजरेगा अभी। तो देखते हैं यहाँ पर मानते हैं F1 और ये 2F1, तो मुख्य फोकस ये हो गया, इससे होकर गुजरने वाली किरण कैसा होगा, इधर उतना जरूरी नहीं। तो चलिए प्रकाश की किरण ऐसे गया है ना। अब अपवर्तन के पश्चात जो है इधर का जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा अपवर्तन के पश्चात, और इससे अपवर्तन से पहले जो था समांतर था तो फोकस से होकर गुजरा, अभी फोकस से होकर गुजर रहा है और अपवर्तन के बाद में भी ये क्या हो जाएगा, पैरेलल बन जाता है। ठीक है, पश्चात समांतर होगा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर होगा। क्लियर हो गया। तीसरा हम देखते हैं, बस इसमें 3 ही देखेंगे। लेंस के प्रकाशिक केंद्र जो रहता है ये है O जो है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है, से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन से निर्गत होती है, यानी कि ये कभी भी इधर उधर नहीं होगा। जिस कोण से ये आएगा, सॉरी कैसा बना दिए, फिर से बनाते हैं, जिस कोण से आएगा उसी कोण से ये अपवर्तित भी होगा, यानी कि इधर जितना कोण, जैसे कि I का मान रहेगा तो यहाँ पर इधर एंगल R मान सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अपवर्तन के बाद अगर जो मान हो जाता है दोनों कोण का मान समान ही होता है, इसमें कोई भी विचलन रे में नहीं होता है, प्रकाश और किरण में विचलन नहीं। इसके बारे में कि विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब, तो हम लोग देखे थे कि लेंस में वहां पर किरण आरेख का हम लोग सारा देख लिए, तो उसके बारे में अब यहाँ पर उत्तल लेंस का जिस तरह से हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में 6 पढ़े थे, उसी तरह से उत्तल लेंस में 6 है। ठीक है, ये जरूर हो सकता है, जरूर आएगा, एक तो अवतल दर्पण से आएगा, ये तो उत्तल लेंस से आ सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग को याद रखना है कि कैसे किरण आरेख बनाते हैं। अगर बीम को कहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट पोजीशन में हम लोग क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि बीम को रखते हैं, तो वहाँ पर उसका इमेज मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस। सबसे फर्स्ट है बीम की स्थिति अगर अनंत पर हो, यानी कि इमेज, यहाँ पर इमेज होते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो पता नहीं है, अनंत पर है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका रे आएगा, अनंत पर है तो पता नहीं चल रहा है, इस तरह से रे आएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका एक बीच का जो रहता है, लेंस का बीच का पार्ट रहता है, और ये जो रहता है सेंटर ओ ओरिजिन। अब यहाँ से ये टकराता है, टकराने के बाद जो होता है ना, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में हम लोग देखे थे कि अगर यहाँ से टकराने के बाद जो है दर्पण की इस छोर जो रहता है F2 से जितना ही प्रकाश होता है वो गुजरता है, इस तरह से गुजरेगा, यहाँ से भी क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, तो सारा का देख रहे हैं क्या कि F2 से ही सारा प्रकाश क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो रेखा आपस में एक दूसरे को काटता है, तो वहां पर क्या बनता है, परावर्तित किरण जहां पर भी काटा तो वहां पर ये देखिए कहां पर काटा है, F2 पर काटा है। ठीक है, जहां पर काटा वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो रहा है, 2F2 पर। ठीक है, स्थिति 2F2 पर। इसका आकार देखिए कितना आकार का है, तो ये क्या है, बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा है, बिंदु आकार का। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर सेकंड हम देखते हैं, तो सेकंड क्या बोलता है, देखिए कि बीम की स्थिति क्या है, 2F2 से परे। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर C1 मानेंगे ना, ठीक है, ये नोटेशन तो कोई दिक्कत नहीं ना है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र बोलते थे वही चीज है, तो यहाँ पर फोकस से दोगुना होता है, इसलिए 2F1 मान दी है, और इधर 2F2, यानी कि सेम, इधर केंद्र 1 केंद्र 2। ठीक है, तो यहाँ पर
2F1 से परे, यानी कि इससे पहले, माना हम एक इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, एक बीम ले लिए AB, एक बीम ले लिए। अब यहां से इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसका रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर देखेंगे तो ये कहां से और होते हुए जाएगा, ये O से भी होते हुए इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। O से होते गुजरा, एक मिनट थोड़ा सा, ये O से होते गुजर गया, ठीक है। अब यहां से ये क्या होगा, 2F2 से होकर गुजरेगा, इस तरह से होकर गुजरा। अब काटा यहां पर, ठीक है, ये काटा तो ये A डैश B डैश, ये क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बन गया, ये है बीम, बीम की स्थिति 2F1 से परे है। तो अब यहां पर देखते हैं स्थिति कहां पर हो रहा है, F2 तथा 2F1 के बीच में। तो इसका स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच में हो रहा है, क्लियर हो गया। F2 तथा 2F2 के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब, और इसका आकार जो है छोटा है, जो यहाँ पर बीम देखेंगे ना उससे इसका आकार जो है छोटा रहेगा। और इसका प्रकृति हमेशा देखिए, ये तो ऊपर है तो नीचे बन रहा है, यानी कि वास्तविक ही बन रहा है लेकिन इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा, बस यही चीज है, क्लियर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग थर्ड देखते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पर हम लोग जो बीम रहेगा उसको कहाँ पर रखेंगे, 2F1 पर, यानी कि C1 पर रखते हैं। तो यहाँ पर रखें एक बीम, क्या रख दिए, AB, ठीक है, AB एक बीम रख दिए। अब यहाँ पर इससे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इसका किरण आरेख इस तरह से जाएगा। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरता है, बतलाए थे, इस तरह से गुजर गया, क्लियर है। ये जो है O से फिर जाएगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा और इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये थोड़ा सा बढ़िया से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है इस तरह से जाएगा और यहाँ से ये भी जाएगा, तो इस तरह से काट रहा है। तो ये जहाँ पे काट रहा है 2F2, ठीक है, ये काटा है, यानी कि ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये B डैश A डैश, A डैश B डैश क्या बन गया, प्रतिबिंब बना, क्लियर है, प्रतिबिंब बना। अब यहाँ पर देखते हैं इसका स्थिति, प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर हो रहा है, 2F2 पर, क्लियर है, 2F2 पर हो रहा है। इसका आकार जो है जहां पर था बीम वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका आकार हो जाएगा समान, ठीक है, बीम का समान आकार या फिर बीम का आकार बोल सकते हैं। बीम का आकार सेम साइज का बनेगा, इसीलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो बनेगा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, ठीक। 4 नंबर में यहाँ पर हम रखेंगे बीम की स्थिति कहाँ रखे थे अभी, 2F1 के बीच में। अभी रखते हैं हम लोग 2F1 तथा F1 के बीच रखते हैं। बीम कहाँ रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच। चलिए ये है AB, एक बीम है। अब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चला गया यहाँ से, फिर से ये क्या करेगा, O से इसे जाएगा और ये जो है यहाँ से F1 से होते जाएगा। देखिए 2F1 से परे बन रहा है, टेढ़ा बना दे रहे हैं ना, इसको सीधा कर लेते हैं। आप लोग स्केल से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। ये B डैश A डैश, ये क्या बन गया, इसका इमेज बन गया, ठीक है। तो 2F2 से परे बन रहा है इमेज ना, 2F1 तथा F1 के बीच रखते हैं तो यहाँ पर किसका 2F2 से परे बन जा रहा है। तो यहाँ पर इसका स्थिति क्या बोलेंगे, 2
F2 से परे। क्लियर हो गया। इसका आकार जो है, अब देखिए ये तो समान आकार था, लेकिन ये बीम से देखिए खुद बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, बीम से बड़ा या फिर बड़ा आकार भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। और इसका जो नेचर रहेगा, प्रकृति रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा। कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से रे डायग्राम के लिए आप लोग एरो शो कर दीजिएगा, और जहां काटा दो रेखा वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। जल्दी से उतारिए, आगे देखते हैं फिर। अब 5th नंबर हम बात कर लेते हैं। बीम का स्थिति कहां पर रखेंगे, यहाँ पर बीम का स्थिति रखते हैं। इसे पहले कहां तक रखे थे, ये दोनों के बीच पे। अभी रखते हैं F1 पर, ठीक है। F1 पर AB को रखें। चलिए AB इस तरह से हम कर दिए, ठीक। ये तो बीम है, यहां से क्या करेगा, ये सीधा जाएगा। यहाँ के बाद फिर ये क्या होता है, फोकस से होकर गुजरेगा, और यहाँ से एक किरण जाएगा जो कि केंद्र से होकर गुजरेगा इस तरह से। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों किरण में देखिए क्या दिख रहा है, कहाँ पर मिल रहा है पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पर स्थिति जो है ये अनंत पर बन रहा है, और इसका आकार अत्यधिक बड़ा या फिर विवर्धित बोल सकते हैं, विवर्धित, ठीक है। इसका आकार और प्रकृति रहेगा वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा। यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो उल्टा बन रहा है, उल्टा। और यहाँ पर देखेंगे तो वास्तविक ही रहेगा, क्योंकि लेंस के इस साइड में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होता है, वास्तविक बनता है। 6th नंबर देख लेते हैं, ठीक है। पॉज करके आप लोग नोट ड्रॉ करते जाइएगा, और ये जरूर याद रखिए कहाँ पर इसका प्रतिबिंब का आकार, उसकी स्थिति बोल सकते हैं, और प्रकृति कैसा है, वो सबको याद रखिएगा। कुछ नहीं है, सब में तो इक्वल ही, बस याद रखना है कि यहाँ पर बीम का स्थिति कहाँ पर रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं F1 पर रखे, अभी F1 पर रखते हैं तो ये क्या होता है, अनंत पर जाता है। जो इस तरह से रे डायग्राम हम लोग बनाए, देखिए आप लोग। 6 नंबर क्या बोलता है, बीम की स्थिति अभी रखेंगे F1 तथा O के बीच, F1 तथा O के बीच में रखते हैं। ये दोनों के सेंटर में रखते हैं, या फिर ये दोनों के बीच में कहीं पे भी रखे। एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, एक बीम बना लिए AB। अब यहाँ से इसका करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से सीधे जाएगा, और फिर से ये किसे गुजारेंगे, इसको O से गुजारते हैं, ठीक। और ये जो है इस तरह से जाएगा, और यहाँ जो रहेगा ये इस तरह से F2 से गुजरेगा। क्या है कि फोकस से जितनी प्रकाश होगा वो गुजरता है, ये देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या होता है, इधर से अपवर्तन भी होगा। अपवर्तन होगा तो इसका एक सीधा लाइन आएगा, इसे ऊपर आएगा, और इससे भी इधर क्या आएगा, अपवर्तित होकर कुछ प्रकाश का किरण इधर आता है। अब ये साइड जो है काटा तो जहां पर काटेगा वो क्या हो गया, A डैश B डैश, ये क्या बन गया, आपका इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यानी कि ये बीम है, ये प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब का स्थिति यहाँ पर देखते हैं, तो स्थिति जो है बीम के तरफ ही, ठीक है, बीम के तरफ ही बन रहा है, और इसका आकार जो है बड़ा आकार बन रहा है। और इसका जो रहेगा, ये हम लोग कहें कि इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जिसके चलते ये क्या होगा, इसका आभासी प्रतीत होगा। और लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जिधर जो है बीम है उसी तरह या उधर ही क्या कहेंगे, प्रतिबिंब है। इसी के चलते यहाँ पर क्या है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब है। कोई डाउट नहीं है।
आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें।